जैसे ये पेड़ है, ये जड़े हैं. आपण मुळं बोलतो नाही का, मुळं जड़े, ये जड़े हैं. ये वृक्ष है. ये वृक्ष किसके ऊपर टिका है? जड़ के ऊपर. जड़ के ऊपर टिका है. धूपकाले में उसके पन्ने भी गिर जाएंगे, पत्ते गिरते हैं धूपकाले में, लेकिन अगर जड़ें मजबूत है तो फिर बारिश आएंगी, फिर पन्ने आएंगे, फिर और हरा भरा वृक्ष हो जाएगा. क्योंकि उसके मिट्टी को पकड़ के पूरा जो चाहिए वृक्ष को, वो सब कौन देता है? जड़ें देता है. वृक्ष को जो चाहिए वो, अगर मैंने उसकी जड़ें काट दी, वो जड़ें काट दी तो पेड़ सूखा दिखेगा. उसको पत्ते, हरे पत्ते जिंदगी भर नहीं आएंगे. पेड़ सूखा के सुखाए रहेगा. इसलिए 1925 को आरएसएस निर्माण हुई. आरएसएस में कितने लोग थे? बहुत कम लोग थे. आरएसएस में जब शुरुआत हुई 1925 को, आरएसएस में बहुत कम लोग थे, लेकिन जितने लोग थे वो जड़ें थी, उस वृक्ष की जड़ें थी. आरएसएस में शुरू में बहुत कम लोग थे. अब जड़ें अगर कट गई तो वृक्ष सूखा रहेगा, उसमें हरे पत्ते कभी दिखेंगे नहीं. तो आज हमें, हमारी संगठना क्या है? इस वृक्ष के समान है. जो भी संगठना बनती है वृक्ष के समान है. लेकिन कुछ साल के बाद में जो जड़ें है ना, वही जड़ों में झगड़ा होता है, इसमें झगड़ा नहीं होता. वृक्ष जो मेन जड़ है, जो तैयार करते कोई भी संगठना, कोई भी तैयार करते, उनमें अगर झगड़ा होता है तो जड़ें अगर कट जाती है तो कुछ दिन के बाद में ये वृक्ष कट जाएगा. फिर एक जड़ें यहाँ पे आ जाएंगी, फिर एक वृक्ष खड़ा करेंगे, दूसरी जड़ें यहाँ पे आएंगी, एक दूसरा वृक्ष खड़ा करेगा. लेकिन जो मेन वृक्ष था वो कट जाएगा, क्योंकि जड़ें कट गई. इतनी मजबूत है, कम लोग हैं लेकिन जड़ें मजबूत है. उन्होंने जड़ों को कभी कटने नहीं दिया. इसलिए हमें कोई भी संगठन बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं, अपने घर में अभी 9-10 लोग हैं, पति पत्नी है, बाल बच्चे हैं, बहन होंगी, अपने पति की बहन होंगी, हमारी वो सब जड़ें हैं. अगर हमारे रिलेशन भाई भाई से, बहन भाई से अगर मजबूत है, कठिन है, तो आज हम गरीबी में जी रहे. लेकिन अगर हमारे जड़ें मजबूत है तो कल वो वृक्ष हरा भरा हो सकता है. लेकिन हमारे जड़ें खराब है, घर में वातावरण ठीक नहीं है, भाई भाई में, बहन भाई में, तो वो वृक्ष को फिर से कभी हरा नहीं हो सकता है. इसलिए कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए? जड़े जैसा होना चाहिए. कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने वृक्ष को, मेरा मकान कितना भी छोटा हो, लेकिन मैं अपने खुद के मकान को छोड़ के महल में चले नहीं जाऊंगा. गरीबी में रहूंगा, लेकिन अपने जड़ी पकड़ के रहूंगा, अपने मूवमेंट पकड़ के रहूंगा. ऐसे अगर मजबूत है कार्यकर्ता, तभी टीम टिकती है, तभी संगठन टिकती है. सेकंड है अनुकूल परिस्थिति. हमारी परिस्थिति जो भी है उसको अच्छा बनाने की आवश्यकता आज करना जरूरी है. इसलिए अनुकूल परिस्थिति निर्माण करने की जरूरत है. बिना संघर्ष से हमें कुछ नहीं मिलता. हमें संघर्ष करने की जरूरत है, तभी हमारी परिस्थिति अनुकूल होगी. नहीं तो परिस्थिति हमारे लिए कभी भी अच्छी नहीं रहती. कोई हमारे लिए कोई कुछ करने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं करेगा. हमारे लिए परिस्थिति अनुकूल हमको ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता. तीसरी बात है जो मैंने कहा, मजबूत जड़ें. आर्थिक उपलब्धता. हमारे पास आर्थिक सोर्स भी होना जरूरी है.
बिना आर्थिक सोर्स, बिना पैसे से हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे पास आर्थिक सोर्सेस भी होना जरूरी है। लोग कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन कम दान देते हैं, सहकार्य करते हैं, तो मूवमेंट चलती है। अगर तुम दान नहीं देंगे, सहकार्य नहीं करेंगे, आर्थिक सहायता नहीं करेंगे, तो लोग पैसे के लिए फिर बिक जाते हैं। आज हमारे बड़े बड़े नेता क्यों बिक जाते हैं? पैसे की उनको अड़चन रहती है। वो अभी चंद्रपुर में नगर सेवक 3-3 कोटी रुपए में नगर सेवक बिक गए, और नगराध्यक्ष बीजेपी का बन गया 3-3 कोटी। और जिंदगी भर हम 3 कोटी नहीं कमा सकते, फुकट में मिल रहे तो बिक गए। तो आर्थिक, हमारे पास आर्थिक सोर्स भी नहीं है। आज हमारे पास सामाजिक फंड नहीं है। किसी समाज के व्यक्ति को कुछ हो गया, जैसे अभी हाई कोर्ट में, जैसे सुप्रीम कोर्ट में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए आंदोलन चल रहा है। पूरा आर्थिक सोर्स, पैसा किसके पास में गया? भिक्षु के पास में। हमने 1-1 लाख रुपए एक विहार से लाके किसको दिया? भिक्षु को दिया, लामा को दिया। और सुप्रीम कोर्ट में केस कौन लड़ रहा है? बंटी सुरेश से लड़ रहा है। पैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील को कौन दे रहा है? ये दे रहा है। और हम पैसे किसको दे रहे हैं? जो कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ आंदोलन कर रहा है, भाषण दे रहा है, उसको दे रहे हैं। जो साइकिल पे चलता था, जो विनाचार्य साइकिल से चलता था, मेरे पास भिक्षु आया यूपी से, वो बता रहा था, बोले मैं उसको पहले से पहचानता, साइकिल से चलता था, बोले विहार बांधने के लिए 1 लाख रुपए उसको दिए थे, बोले वो भी खत्म किया, बोले उसने हड़प किया। बोले ऐसा सिर्फ रील बनाने में वस्ताद है, मोबाइल में रील बनाता, बोले ऐसी रील बनाता, बोले लोगों को रील बना के आकर्षित करता। बोले आज उसको तुम बोलो आओ करके, तो मेरे प्लेन की टिकट चाहिए बोलता हूँ। आज उसके पास लाखों रुपए तुमने दिए, उसने कौन से वकील को दिया? एक तो भी वकील उसने डाला क्या? वकील किया क्या? सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, उसने खुद खुद अगर उसको भरोसा नहीं है बंटी सुरेश एसआई के ऊपर, तो उसने खुद का वकील करना चाहिए था। तुम्हारा भरोसा नहीं तो तुमने इतने पैसे लोगों से जमा किया, तो तुमने वकील करना था, वकील को पैसे देना था। तुम पैसे लेके बैठे, क्या कर रहे पैसा का? पैसे का तुमने क्या किया? लोगों ने हिसाब मांगा क्या उनको? नहीं मांगा। पैसे तुम्हारे जेब से गए, तुमने दे दिए। हमारा समाज श्रद्धावान, भिक्षु ने बोला उठ तो उठ, भिक्षु ने बोला खड़ा हो जा तो खड़ा हो जा, भिक्षु ने बोला इतना देना ही पड़ता। आज यूपी में ऐसे कई भिक्षु है, अमीर लोगों के अधिकारी के घर में जाते हैं, देखो 25,000 आपको देना पड़ेगा, बाबा साहब के नाम से नौकरी लगी, इतना देना ही पड़ेगा। नहीं नहीं 25,000 ज्यादा, नहीं नहीं देना ही पड़ेगा, जबरदस्ती पैसे लेके जाते। तो इसलिए जो आंदोलन करते हैं उसके लिए आर्थिक उपलब्धता भी जरूरी है। तीसरी बात, अपनी जो जड़ें हैं वो मजबूत जड़ें होना चाहिए कार्यकर्ता की। और 8वीं बात है, सहनशीलता होना चाहिए। हमारे जब हम इतने लोग इकट्ठा आते हैं, या फिर कभी ट्रिप को चले जाते हैं, ट्रिप जाते हैं 10-50 लोग, अब जब इकट्ठा आते हैं तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, हर एक के जबान को कोई ये तो नहीं रहता, हर एक की मानसिकता एक जैसी नहीं होती, कोई कुछ बोलेगा, कुछ बोलेगा। तो थोड़ी सहनशीलता भी होनी चाहिए कि ठीक है, वो क्या एक दिन की बात है, कल तो हम अपने अपने घर में चले जाएंगे, एक दिन है। और तो वो क्या 5-6 घंटे का समय रहता, 5-6 घंटे हम अपने खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। उसने ये बोला तो मैं भी कम हूं क्या, मैं भी ऐसे, तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा। तो सहनशीलता भी, कार्यकर्ता टिकाना है, मूवमेंट को टिकाना है, तो सहनशीलता भी होना जरूरी है। नहीं तो झगड़ा लगाओगे तो झगड़ा लगे बगैर रहेगा नहीं, झगड़ा तो लगता चाहिए। इसलिए हमें सहनशीलता चाहिए कि झगड़ा न हो, आपस में जुड़े रहे लोग, कम ज्यादा घटना होती है। और तीसरा, धीरज, धीरज रखना चाहिए, कोई भी काम जल्दी नहीं होता।
मेरा काम था तहसीलदार की तरफ, बोले जल्दी होना चाहिए, जल्दी। बोले जल्दी कैसा होगा, 2 महीने में हुआ, लेकिन काम हुआ। धीरज रखना पड़ता, काम होता है। धीरज रखो और अपने तत्व ज्ञान से चलो, अपने तो काम हो सकता है। इसके बाद में महिलाओं का सहयोग, हर क्षेत्र में महिलाओं का सहयोग आवश्यक है, क्योंकि 50% पुरुषों से 50% महिलाएं हैं। महिलाओं का योगदान जरूरी है। महिला नहीं होंगी तो फिर अपना संगठन आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए महिलाओं को प्रशिक्षण देना, महिलाओं को प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी है। तुम महिलाओं को कर्मकांडों में फंसा देंगे तो बहुत जल्दी कर्मकांडों में फंस जाती है, लेकिन उसको प्रशिक्षण देंगे, ट्रेनिंग अगर देंगे तो अपना घर भी अच्छा चलाएंगी और समाज में भी अच्छा वातावरण निर्माण होगा और अपनी हर मूवमेंट आगे बढ़ सकती है। इसलिए ये महिलाओं का सहभाग भी हमारे मूवमेंट में आवश्यक है। इसलिए आज हमारे सेमिनरी में भी आप देख रहे हैं कितने महिलाओं का सहयोग है। पुरुष बहुत कम है, महिलाओं का ज़्यादा है। तो इस सप्ताह के इस क्लास में सबका स्वागत है। बहुसंख्या से सभी उपासकगण उपस्थित हुए हैं। तो आज का जो विषय है हमारा, भंते जी ने जो सिखाया हमको, तो आज का जो विषय था वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, धम्मवृद्धि के लिए आवश्यक बातें। धम्मवृद्धि यानी धम्म का विकास होना जरूरी है। नहीं है, धम्म को आगे बढ़ाना है तो उनकी कोई बात, जो जितनी बातें हैं वो तो हमें जरूरी है और करना ही है। तो उसमें जो 10 पॉइंट दिए हैं भंते जी ने, तो तत्वज्ञान, प्रशिक्षण, प्रशिक्षक, कार्यकर्ता, ये जो पॉइंट दिए हैं, तो इससे सबसे पहला पॉइंट है, उस पर ये जो 9 पॉइंट है ये आधारित है। मेन पॉइंट है तत्वज्ञान। तो वो तत्वज्ञान ही हमको समझना चाहिए। धम्म का तत्वज्ञान अगर समझा नहीं तो हम ये कुछ भी नहीं कर सकते बाकी का। हमको धम्म का तत्वज्ञान मालूम होना चाहिए। तत्वज्ञान क्या है, तो अगर हम सीख रहे हैं तब हमको पता चलेगा कि तत्वज्ञान क्या, किसको बोलते हैं। नहीं तो हमने पढ़े हैं, बताया है, कानों से निकल गया है, थोड़ी देर सुन लिया है, खत्म हो गया। तो हमको अगर उसके बारे में हम जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे, जागृति नहीं रखेंगे, तो हमें उस ज्ञान का कोई पता नहीं चलेगा। ज्ञान में ही हम पीछे रह जाएंगे। तो सबसे मेन पॉइंट है तत्वज्ञान। तो वो तत्वज्ञान के लिए हमको एक प्रशिक्षक की जरूरत है। जैसे अभी हम प्रशिक्षण ले रहे हैं यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए समझ जाओ कि हम प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो हम हफ्ते में 1 दिन आते हैं यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए। तो जो हमारे प्रशिक्षक है बनते धम्मसारथी जी, वो गुरु है हमारे। तो ज्ञान के बारे में हमको बताते हैं, जितना भी बुद्ध एंड धम्म का जो धम्म का तत्वज्ञान है तो वो सब अपने को बताते हैं। तो हम वो बता रहे हैं, लेकिन हम जागरूक है क्या, उस धम्म को एक्सेप्ट कर रहे क्या, वो जो बता रहे उनको एक्सेप्ट कर रहे क्या, हम अपने जहन में उतार रहे क्या, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए प्रशिक्षण देने वाला अगर अच्छा हो तो प्रशिक्षित जो शिक्षक है वो भी अच्छा होना चाहिए। प्रशिक्षण दिया या नहीं दिया नहीं, वो गुरु भी अच्छा होना चाहिए। जैसे हमारे बनते हैं, बिना लालच के, बिना कुछ लेन देन के, बिना दान के जो प्रशिक्षण हमको दिए जाते हैं, तो वो प्रशिक्षक ही हमारा अच्छा होना चाहिए। वो जो अगर प्रामाणिक हो, अच्छा हो, जागृतिपूर्वक हमें ज्ञान दे रहा हो, तो हम जो प्रशिक्षण ले रहे हैं तो प्रशिक्षण लेने वाले भी उतने ही अच्छे मन से जागृतिपूर्ण वो प्रशिक्षण लेंगे। तो प्रशिक्षण देने वाला अच्छा हो, वो प्रशिक्षण लेने वाले भी अच्छे हो।
जागृति वाले हो। और जो प्रशिक्षण लेने के बाद सबसे बड़ा काम कहाँ आता है हमारा, कार्य करना धम्मों पर। अब हमने प्रशिक्षण ले लिया है, तो प्रशिक्षण लेके हम घर में तो नहीं बैठेंगे ना, कुछ तो कार्य तो हमें करना ही है। जब धम्म का आगे बढ़ाना है, धम्म का तत्व ज्ञान को हमको समझना है, उसका विकास करना है, तो जाहिर है हमें तो कार्य करना ही पड़ेगा। तो कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, निडर होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, जिसके मन में कोई लालच ना हो और वो निडर हो, उसे उस बात का डर ना हो कि नहीं मुझे कोई परेशान करेगा, नहीं मुझे कोई खरीद लेगा। तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा, अपने जहन में कॉन्फिडेंस होगा, तो वो कार्य तुम अच्छे तरीके से करोगे। तो कार्यकर्ता जो है वो मजबूत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और अनुभवी होना चाहिए। ये जो प्रशिक्षण लेने वाला होना चाहिए। अच्छा, हर एक कार्यकर्ता नहीं बन सकता, कार्यकर्ता के भी कुछ नियम होते हैं, उस नियम के हिसाब से ही कार्यकर्ता को चलना चाहिए। कोई भी खड़ा हो गया और बोल दिया, ऐसा नहीं है। वो कार्यकर्ता जो है, जो नियमों का पूरी तरह से पालन करता है, जो धम्म का ज्ञान जिसको होता है, और वो धम्म का ज्ञान उसने लिया तो आगे बढ़ाने की भी उसकी तैयारी होना। नहीं तो धम्म का ज्ञान ले लिया और घर में बैठ रहा है, बता रहा है, लेकिन उसको वो उसकी जानकारी नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धम्म का ज्ञान जिसको है वो ही कार्यकर्ता हो सकता है, जिसको ज्यादा ज्ञान हो और वो अच्छी तरह से समझा सकता है। कार्य जब कर रहा है तो अच्छी तरह से दूसरे को समझा सकता है, वो ही कार्यकर्ता बन सकता है। अनुकूल परिस्थिति, तो जो कंडीशन हमारी होती है, तो कार्यकर्ता के लिए भी वो जो कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए। जैसे वो कार्यकर्ता कार्य तो कर रहा है, लेकिन उसके जो संगठन जो है, वो संगठन के लोग ही उसको मदद नहीं करेंगे, तो फिर उसका कार्य करने का मतलब ही नहीं रहेगा। वो अकेला क्या करेगा? तो वो संगठन जो है, वो संगठनाएं जो है, वो परिस्थिति उन्होंने अच्छी मुबलक निर्माण करनी चाहिए। अनुकूल परिस्थिति होनी चाहिए उस संगठन की, सुनने वाले भी होना चाहिए, करने वाले भी होना चाहिए। तो इस तरह अगर परिस्थिति अनुकूल रहेगी तो वो कार्य धम्म का आगे बढ़ेगा और अच्छी तरह से चलेगा। दूसरा, आर्थिक उपलब्धता। अब पहले ही अपन तो अपने पास जो भांडवलदारी है वो नहीं है, तो वो भांडवलदारी अपने पास नहीं है तो उसकी भी हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर क्षेत्र में जो है, तो हम धम्म का विकास अगर करने निकले हैं तो हमको आर्थिक इसकी जरूरत पड़ेगी। तो वो कौन करेगा? तो हमें ही करनी पड़ेगी। जो संगठन के लोग हैं तो उन्होंने ही वो परिस्थिति निर्माण करनी चाहिए और वो आर्थिक कार्य करने चाहिए। वो जब हम करेंगे तब जाके वो धम्म का कार्य आगे बढ़ेगा, क्योंकि हर जगह पे पैसों की जरूरत पड़ती है। तो हर जगह पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो जो कार्यकर्ता वो अकेला तो पैसा खर्चा नहीं करेंगे ना अपने पास, उसको भी तो मदद की जरूरत पड़ेगी। तो ये आर्थिक सहाय उसके संग करेगा, उसको उतनी मदद करेगा तो आगे बढ़ेगा, वो धम्म आगे बढ़ेगा और विकास होगा उसका। वैसे उसकी मजबूत जड़े, तो अभी भत्ती जी ने ये जो पेड़ का उदाहरण दिया है, तो पेड़ की जड़ें मजबूत होनी चाहिए, तो सही है बात है, पेड़ की जड़ें मजबूत होनी चाहिए। तो जड़ें कब मजबूत होंगी? जब पेड़ उस मिट्टी को पकड़ के रहेगा, तब जाके वो जड़ें मजबूत होंगी। पेड़ ने अगर मिट्टी को छोड़ दिया, उसको पेड़ को दिख रहा कि अरे ऊपर तो फल लग गए हैं, अब मिट्टी की कोई जरूरत ही नहीं है, फल तो मेरे को मिल रहे हैं ना, तो अभी मिट्टी का से मतलब नहीं मेरे को, अब मिट्टी को छोड़ दो और डायरेक्ट फल की तरफ देखो, तो वो जड़ें मजबूत नहीं होंगी, वो जड़ें कमकुवत होंगी और वो पेड़ जो है वो गिरने पर लगेगा। तो इसलिए ये जो है जड़ें ये मजबूत होनी चाहिए। तो ये जड़ें क्या कि धम्म की जड़ें हैं, ये धम्म की जड़ें जो है, हम जो धम्म अनुयायी हैं और संविधान के अनुसार हम जो नियम फॉलो कर रहे हैं, तो हम ही मजबूत होने चाहिए, तब जाकर वो संगठन मजबूत होंगी और वो जड़ें मजबूत होंगी, और संगठन का जो कार्यकर्ता है वो निस्वार्थ होगा, तब जाके वो संगठन को अच्छी तरह से प्रशिक्षण देगा और तब जाकर वो मजबूती होगी।
सहनशीलता, तो किसी भी कार्य करने जाओ अपन तो अपने को 4 बातें तो सुननी पड़ती है। कहीं भी जाओ, क्लास में जाओ, बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, भाषण देने भी जाएंगे, कितना भी अच्छा भाषण देंगे तो भी जो सुनने वाले हैं वो कुछ तो भी त्रुटि निकालेंगे उसमें। अरे उसने बराबर दिया नहीं था, उसने वहां वो सवाल किया ही नहीं, उसने तो बोला ही नहीं, ऐसा है। तो ये जो बातें आएंगी तो इसको भी सहन करने की ताकत होना अपने में। और धम्म के जो अनुयायी है उनमें तो वो सहनशीलता बिल्कुल होनी ही चाहिए, क्योंकि अपने बाबा साहब का ही कहना है कि तुम एकदम से कुछ नहीं करोगे, धीरे धीरे करोगे, जो भी करोगे तुम धीरे धीरे करो। और तुम्हारे में वो मजबूती होनी चाहिए मन की, कि सामने वाला अगर कुछ प्रहार करता है तो झेलने की भी ताकत होनी चाहिए, तब जाकर तुम सहने में सहनशीलता रहेंगे, तब जाकर तुम आगे बढ़ेंगे। और धीरज धैर्य, ये तो धीरज होगा तभी तुम कोशिश करेंगे धम्म को आगे बढ़ाने की। महिलाओं का सहभाग, तो महिलाओं का सहभाग पहले भी था बाबा साहब के जमाने में। बाबा साहब ने कहा था कि एक महिला जागरूक हो गई तो पूरे घर को, पूरे परिवार को, पूरे समाज को जागरूक करती है। और ये बात सही है कि एक महिला अगर जागरूक हो गई तो वो अपने परिवार को ही जागरूक करती है, और अपने परिवार से समाज शुरू होगा। एक परिवार, अगर अपन जिस परिवार में रहते हैं अपन जागरूक हो गए तो उस परिवार को समझाएंगे, वो परिवार जब अपने को सुनेगा तब जाकर समाज को बताएंगे हम। तो हमारा परिवार के जो 4 सदस्य है वो अगर समझने वाले होंगे, रहेंगे, तब जाकर हम समाज को समझाएंगे। नहीं तो हम समाज को समझ जाने जाएंगे तो समाज तो यही कहेंगे पहले अपना घर नहीं सुधारा उसने और हमको बताने आया। तो इसलिए हम अपने घर से ही शुरुआत करेंगे। और अपने सामने उदाहरण तो है रमाई का। रमाई ने इतनी तकलीफ जिजाई ने दी, फिर भी वो उन लोगों को समझाने की कोशिश करती थी, सिखाने की कोशिश करती। भले वो पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी व्यवहारिक ज्ञान था उसको। रमाई को व्यवहारिक ज्ञान था और व्यवहारिक ज्ञान के जरिए वो परिवार को एकत्रित करते थे। जब भी उनको वो कॉन्फिडेंस था कि मैं परिवार को संभाल सकती हूँ, तो तभी तो जाकर उन्होंने बाबा साहब को बोला कि आप बाहर प्रदेश जाइए, पढ़िए, इतना पढ़िए कि समाज के लिए एक सशक्तिकरण निर्माण करो। मैं परिवार को संभालती हूँ, मैं हूं ना परिवार को संभालने वाली। तो ये जो बातें हैं, तो ये परिवार की जो मुखिया होती है, जो लेडीज महिला, वो अगर मजबूत रही तो ये सब कार्य हो सकता है। तो इसलिए धम्म के कार्य में महिला का सहभाग बहुत जरूरी है। बार बार भंते जी अपने को बताते हैं कि महिला को प्रशिक्षित करना है, महिला को प्रशिक्षित करना है। तो कहीं भी जाओ तुम, तो एक वक्त तुम जाएंगे तो आदमी की बातें नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर एक लेडीज बता रही कुछ तो बराबर 4 लोग सुनते। ऐसा है, क्योंकि उनको महिलाओं पर भरोसा रहता कि नहीं महिला बता रही तो सही बताई होगी ऐसा। इसलिए महिलाओं को जरूरी है धम्म का सहभाग लेना और धम्म से जागृति से वो प्रशिक्षण लेना धम्म का। और एक